हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हमारी रिवीजन सीरीज 4.2 की क्लास नंबर 10th है और आज हमारी लास्ट क्लास है सीरीज की। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक ऑन हायर एजुकेशन। वो टॉपिक जहां से हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हम उन्हीं टॉपिक को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीटली आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलने वाला है इस क्लास में, सो मेक श्योर आप आराम से पूरी वीडियो देखिए एंड तक। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैं इससे पहले 9 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें हमने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट नंबर 9 तक सभी यूनिट्स को जो है मिनिमम टाइम में फिनिश किया है, रिवाइज करवाया है। तो आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, सो मेक श्योर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी हमने आप सभी के लिए क्रिएट कर दिया है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में क्विज वगैरह करवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। प्लस क्लासेस के जो लिंक होते हैं हम वो भी शेयर करते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करें। इन सभी के जो ज्वाइनिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी मैंने कल ही ये क्लास ली है 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की। गाइस देखो, यहाँ पर इस रिवीजन सीरीज 4.0 में तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्लस मैं बीच बीच में एज ए रेफरेंस पीवाईक्यूज भी दिखा देता हूँ। बट कंप्लीट तरीके से अगर आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन करके सभी यूनिट्स के 10 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रखी है। इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, सो मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले आप इस क्लास को भी जरूर फॉलो करें। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले क्लास हम कंटिन्यू करें, छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी कराते हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती, टू द पॉइंट हम स्टडी करते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी जून एग्जाम के लिए हमने शॉर्ट टर्म की कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए थे, तो वो भी अवेलेबल है। आप चाहे तो अभी भी इनरोल कर सकते हैं, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2026 के लिए हमने 6 मंथ के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप चाहें तो 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। अभी इनरोल कर लेंगे 6 मंथ में तो आपका जून वाला एग्जाम भी इसमें कवर हो जाएगा और आपका दिसंबर वाला भी कवर हो जाएगा। मतलब दोनों एग्जाम आपके इसी सिंगल एक कोर्स से कवर हो जाएंगे। क्या कुछ मिलेगा गाइस? कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो जो कंप्लीट कोर्स है हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। ओके, तो गैस देखिए, राधा कृष्ण कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गैस देखिए, जो कमीशन था ये किस कब बना और इसकी क्या रिकमेंडेशन है समझ लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी है, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देखिए गाइस, दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वाज कमीशन इन 1948। बस यही पूछा गया था एग्जाम में, ही पूछा गया था 18 जून को कि इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था। उसमें उन्होंने राधा कृष्ण कमीशन का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, क्योंकि इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ऑप्शन में ये वाला नाम गिवन था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस पर क्लिक किया था तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही था। सो इट वॉज कमीशन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये उस टाइम पर इनके लीडरशिप के अंदर इनको बनाया गया था इस कमीशन को। राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये जो दो नाम है आपको अच्छे से याद करने हैं, राधाकृष्णन कमीशन आ जाए या पूछा जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये एक ही बात बोली जा रही है, वो एक ही कमीशन है। इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो इस कमीशन ने कहा था कि भाई यूजीसी को बनाना चाहिए एक ऐसी बॉडी हो जो हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखे, रेगुलेट करे और इसको मॉनिटर करे, इनफैक्ट फैसिलिटेट करे हायर एजुकेशन को। इट वॉज सेटअप टू इंक्वायर इन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन को लेकर के इंक्वायरी करनी थी कि भाई क्या लेवल है और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो याद रखिए, जो कमीशन था वो हायर एजुकेशन को लेकर के बनाया गया था, सो टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल लेवल की एजुकेशन भी होती है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी होती है, फिर आती है हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन को लेकर के। तो ये जो कमीशन था ये हायर एजुकेशन को लेकर के बना था। बाकी कुछ अदर कमीशन भी बने हैं जो स्कूल लेवल प्राइमरी लेवल के बने थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। So put forward recommendation for the reorganization of university education in the light of the requirements of the country and its tradition। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें अपने कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके, ट्रेडिशंस को ध्यान में रख करके यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज
हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे अपनी कंट्री को ध्यान में रख करके, तो ऐसी पर्सनैलिटी निकलेंगी हमारी यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत हेल्प करेंगे हमें हर तरीके से टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज, है ना। तो ये हमने बता दिया है। दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हायर एजुकेशन को लेकर के इसको बनाया गया था। तो मेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखना था कि ये क्या इशू फेस कर रही हैं और किस तरीके से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए इस कमीशन को बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1948 जो है ये संगठित हुआ था, गठित हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। बाकी मैंने समझा दिया हिंदी में भी, है ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, और यही ऑप्शन में गिवन था अभी जो 18 जून को एग्जाम आया था। राधा कृष्ण आयोग के नाम से इसको जानते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या उनके सामने, इसके समाधान के लिए इस सब कमेटी का गठन किया गया था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन अगेन एक इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है इंडिया का 1964 से 1966। सो नेशनल एजुकेशन कमीशन, अब देखिए इसका भी दूसरा नाम है, इसको अच्छे से याद कर लो। नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन। Popularly known as Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India. अब याद रखिए ये all aspect का मतलब है कि इसमें आपका स्कूल लेवल भी आ गया, इसमें आपका हायर लेवल भी आ गया। To evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for development of education in India. तो इस कमीशन को बनाया गया था ओवरऑल एजुकेशन को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14th of July 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। तो ये नाम याद रखिए कि ये जो थे इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उस टाइम के ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, इन्हीं के अंदर जो है इस कमीशन को बनाया गया था। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू formulate the general principles and guidelines for development of education primary level to highest advice the government of it। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी को इनका एग्जामिनेशन करना का काम था, और फिर गवर्नमेंट को बताना कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे किस तरीके से हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हाउएवर, अब ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। हाउएवर द मेडिकल एंड लीगल स्टडीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन। तो इसमें मेडिकल और लीगल स्टडीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। जब ये लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, और तो इसमें मेडिकल एंड लीगल स्टडीज को एक्सक्लूड कर रखा था। The Kothari Commission report focused on education and national development. The tendency of the commission was from 1964 to 1966. The report was submitted by the commission on 29th of June 1966. तो ये जो कमीशन बना था 1964 में बना था। 1966 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन को माना और आगे फिर इम्प्रूवमेंट करे। तो ये जो कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कोठारी आयोग जो था 1964 से 1966 तक चला, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा नाम है, अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और ये जो है इनका, इस कमीशन का काम क्या था, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना काम था इसका, है ना। इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था, और उस टाइम के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, उनको ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो गाइज ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। सो गाइज ये जो कमेटी थी किस लिए बनी थी, सो दिस वाज कंसर्न्ड विद एजुकेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ प्रोग्रेस। तो ये जो कमेटी थी ये बनी थी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को ध्यान में रख करके एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इसका संबंध क्या था, राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावनाओं के संबंध में शिक्षा और उसके संगठन से था। तो याद रखिए इस चीज को। आगे बढ़ते गाइस, द टर्म ऑफ रेफरेंस इम्पोज्ड सीरियस लिमिटेशन ऑन द कमेटी एंड नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ इट्स इंक्वायरी। उस टाइम पर इस कमेटी के ऊपर सीरियस लिमिटेशन लगा दी गई थी, मतलब इनका ओवरऑल जो था वो आपको नहीं पता लगाना था, बट ओनली एजुकेशन के स्कोप को पता लगाना था कि क्या कर सकते हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कमीशन था ना ये बहुत पहले का है, ये इंडिपेंडेंस से भी पहले का है। द कमेटी हाउएवर एक्चुअली सर्वेड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडीड द सैलिएंट फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एग्जामिन्ड द
cognate problems and the effect of political reforms on the educational progress of the country, pointed out the defect and weakness of the system and made recommendation for its improvement। तो यहाँ पर ओवर देखो सभी सभी कमेटीज का यही काम था कि आप देखिए वीकनेस क्या है, क्या डिफेक्ट है एजुकेशन में और उसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो इसका काम भी सेम था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो, बट इस कमेटी के ऊपर काफी लिमिटेशन लगा दी गई थी कि आपको सब कुछ ही चेक नहीं करना, कुछ प्रेजेंट चीजें चेक करनी जो कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के इंप्रूव किया जा सकता है। The committee submitted its report to His Majesty's government in 1929. The report is a valuable document and being the first in the field। तो ये जो था इस फील्ड में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था और 1929 की बात है ये, तब इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से इसको जाना जाता है, ये इंडिपेंडेंस से पहले का है। मुदलियार कमीशन ये अगेन इंपॉर्टेंट कमीशन है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की बात का है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब ये देखिए स्कूल लेवल का कमीशन बनाया गया है, स्कूल के लिए बनाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952, 1952 की बात है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नॉन एज मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation। so यहाँ पर तो बेसिकली ये स्कूल लेवल की एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था और इस इनका कहना था कि रिकमेंडेशन हमें बताइए कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन को, स्कूल लेवल एजुकेशन कैसे हम बेटर बना सकते हैं। सो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वाज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इन्हीं को इस कमीशन का हेड बनाया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हो आप, 1986 में आई थी। सो इस जैसे अभी 2020 में आई थी वैसे ही इससे पहले जो पॉलिसी थी 1986 वाली चल रही थी। सो अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर इंडियन वीमेन, एसटी, एससी कम्युनिटीज। तो इस कमीशन के अंदर मोस्टली फोकस इस चीज़ पे किया गया कि कैसे हम इक्वालिटी ला सकते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर ताकि सभी लोग स्टडी कर सकें। पहले क्या होता था, स्कूल में जब कोई एससी एसटी पढ़ने जाता था तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, मतलब स्कूल क्लास में बिठाया तक नहीं जाता था और अगर बिठाया जाता था तो सबसे अलग बिठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात थी और फिर इस वाली पॉलिसी के अंदर इस तरह की चीज़ें लाएगी कि भाई सभी को इक्वल अधिकार है एजुकेशन का, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो विमेन हो, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि विमेन भी पहले इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो विमेन भी फोकस किया गया, एसटी एससी पे फोकस किया गया, इनको भी इक्वल स्टडी करने का फुल अधिकार है। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। अब देखो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई इस पॉलिसी के अंदर। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड बीन क्रिएटेड इन 1985। 1985 में इसको बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को, इग्नू को, और इसको इसलिए और ओपन किया गया था कि भाई जो विमेन रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट वो इग्नू से स्टडी कर ले ताकि उनकी स्टडी भी हो जाए, उनको रेगुलर जाना भी ना पड़े। तो इस पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी ही क्रिएट करी गई। देन पी called for a child centered approach in primary education and launch ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। तो याद रखिए कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो इसी पॉलिसी के अंदर लाया गया था, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है इसके अंदर लाई गई थी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के अंदर लाया गया था। तो ये जो दो तीन फैक्टर आपको अच्छे से याद कर लेने, बिकॉज एग्जाम में इस तरह की जो चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद बना था नॉलेज कमीशन। द नॉलेज कमीशन वाज आल्सो नोन एज द नेशनल नॉलेज कमीशन was a think tank of policies that aimed to improve the knowledge intensive service sector। अब ये क्या है, नॉलेज थिंक टैंक का मतलब है कि जो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करना किया जाए, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, दिस कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। तो ये भी रिसेंट 2005 में बना था। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, इसमें ये था कि भाई नई यूनिवर्सिटीज बनाओ इंडिया में। द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2015। तो 1500 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी बाय पार्शली रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि हमें 1500 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना है, अभी इंडिया में जितने उसको इम्प्रूव करना है।
पार्शली रिस्ट्रक्चर करना है, जो ऑलरेडी चल रही है वर्किंग है इसको भी रिस्ट्रक्चर करना है। इसमें क्लासेस बढ़ा सकते हो आप, रूम बढ़ा सकते हो आप, है ना, और नंबर ऑफ इनरोलमेंट बढ़ाए जा सकते हैं इसमें। इसको इंक्लूड करते हुए 1500 तक पहुंचना है हमें। द कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर 50 नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की और नई नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात इस कमीशन में कही गई थी। अब देखो मैं कंप्लीट लिस्ट दे देता हूँ। देखो गाइस, कमीशन तो बहुत सारे बने हैं, अब एक को एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ हो जाएगा और इतने नए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया है आपके लिए, और कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी है ताकि आपको एटलीस्ट ये याद रहे कि कौन सा कमीशन कब बना। और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि पहला कमीशन कब बना, कौन से ईयर में बना। जैसे वुड कमीशन बना 1854 में, हंटर कमीशन बना 1882 में। इस चीज़ को याद कर लीजिए, जनरली आपसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कमीशन कब बना है। रैली कमीशन बना 1902 में, सैडलर कमीशन बना 1917 में, लिंडसे कमीशन बना 1929 में। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि इसके गवर्नर कौन थे, है ना, उस टाइम के गवर्नर कौन थे, और इसके रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पर डाल दिए, तो आप चाहें तो रिलेटेड फैक्ट भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट था वर्धा कमीशन, वर्धा स्कीम आई थी 1937 में। उस टाइम पर लॉर्ड थे लॉर्ड लिनलिथगो। जाकिर हुसैन कमेटी 1937, सपरू कमेटी 1934, सर्जेंट प्लान आया 1944 में, राधा कृष्ण कमीशन बना 1948 में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्ट है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1953 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, 1956 में। दो अलग अलग ईयर हैं, याद रखिए अच्छे से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, इसका पार्लियामेंट से एक्ट पास करके, जबकि ये एग्जिस्टेंस में पहले आ चुका था। 1953 में इसको बना दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाएगी, मतलब इसको संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, वैधानिक अधिकार। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसका अलग से एक्ट बना हो, पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट बना दिया हो, वो बनता है 1956 में। इसका काम क्या है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ये इंडिया में एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन को देखने के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952 में, जिसकी अभी हमने बात करी। मुदलियार जो थे, मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है ये। कोठारी कमीशन बना 1964 में। इट इंट्रोड्यूस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर डी एस कोठारी के अंडर इसको बनाया गया था। देन एशोन कमीशन बना 1886 में, रॉयल कमीशन बना 1912 में, ली कमीशन था 1924 में। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके जैसा क्वेश्चन आपको सिमिलर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिकॉज जितने भी एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, सबके सब पढ़ के जानी है आपको। पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग कमीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो बोला गया कि भाई जिस तरीके से वो एस्टेब्लिश हुए हैं उस तरीके से जो है उनको लगाना है। तो जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ है पहले उसको लगाना है, फिर आपको लगाना है इसके बाद जो उसके बाद हुआ है, फिर उसके बाद उसके बाद। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब गाइस देखो, इस ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ। अब गाइस अगर आपको नहीं पता है, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा अच्छे से, क्योंकि यूजीसी तो बिल्कुल बेसिक है। तो यूजीसी जो है 2 ईयर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसको 2 बार स्टैब्लिश किया गया है। मतलब स्टैब्लिश एक ही बार हुआ, लेकिन उसको बाद में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। तो पहले 1953 में ये बन गया था, यूजीसी 1953 में ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन 1956 जो कि आप लोगों ने याद भी करके रखा होगा, 1956 वाला ईयर, तो ये जो वो वाला ईयर है जब इसका एक्ट बना, स्टैट्यूटरी एक्ट बनाया गया, तो जो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसको 1956 ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो 1956 में इसको कंसिडर किया जाएगा। और अगर हम देखें तो जो ओरिजिनली जब ये बना था तो 1953 में बना था, और स्टैट्यूटरी बना 1956 में, तो ओरिजिनली 1953 में बना था। ठीक है, तो जो यूजीसी है वो हो गया 1953। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1948, बच्चे को पता है, सबको पता है, चीज तो बहुत कॉमन है। एआईसीटी जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, ये बना है आपका 1945 में। और एजुकेशन कमीशन जिसको बोलते हैं हम लोग कोठारी कमीशन, काफी फेमस है ये बना आपका 1964 में। क्या बोलते हैं इसको, कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगा सकते हो। तो सबसे पहले पुराना हो गया आपका एआईसीटी, यानी कि सबसे पहले सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बी, फिर आ जाएगा आपका ए, फिर आ जाएगा आपका डी, यानी सीबीएडी। सीबीएडी मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन देखिए, आपके अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस सेशन में पूछा गया था, असर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजुअलाइज्ड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। ये बोला जा रहा है कि जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनाने की बात कही गई है।
NEP 2020 envisioned university as a place which lays equal emphasis on teaching and research। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीचिंग रिसर्च दोनों पे फोकस करने की बात कही गई है। तो गाइस देखिए, सॉरी तो गाइस देखिए, दोनों में ही जो असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही सही है। एनईपी में बोला गया था कि रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जो है वो विजुअलाइज की गई थी इसमें, तो ये ऑप्शन भी सही है। और इसमें बात ये भी की गई थी कि टीचिंग और रिसर्च दोनों पे फोकस किया जाएगा, तो ये बात भी सही है, यानी कि बोथ करेक्ट होने चाहिए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइस देखो, एक्सप्लेनेशन वो होता है जब इसी बात को आगे बढ़ा के लिखा जाए, तब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता कि एनईपी 2020 विजुअलाइज रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट रीजन में लिखा होता बिकॉज रिसर्च जो है वो हेल्प करती है किसी भी कंट्री को ग्रो करने में। अब गाइस यहाँ पर इस तरीके से अगर ये बात लिखी हुई थी, इसका मतलब ये था कि ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, समझ रहे हो ना, कि जो रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बातें दोनों सही बोली गई हैं, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, इसलिए बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, बट आज जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो बस एक ही रूल याद रखिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन में, उसी बात को आगे बढ़ा करके अगर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो है आपका, तो उस केस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर ये जो है नीचे वाली जो लाइन होती है, मतलब जो रीजन है वो इसका ही एक एक्सटेंशन वर्जन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आराम से इस तरह के जो क्वेश्चन का है उसका आंसर कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि एनईपी 2020 के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली है, और उसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास ली थी वो, तो उस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर आप उस क्लास को भी देखें, बिकॉज मैंने केवल वही फैक्ट डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखें। गाइस देखो, एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी आपके रिसेंटली लास्ट सेशन में। As per recommendation of NEP 2020, all stand-alone teacher education institution will be required to convert into multidisciplinary institution। कब तक बोला गया था ये? तो 2030 तक का टारगेट है कि तब तक जो है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सभी इंस्टीट्यूशंस को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में। अगर देखो, ये जो है टारगेट ये आपको पता होना चाहिए, प्लस जो आपके ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के जो टारगेट है वो भी आपको पता होने जरूरी है। जैसे जीईआर जो है हायर एजुकेशन में कितना टारगेट रखा गया है वो आपको पता होना चाहिए और कब तक अचीव करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्कूल लेवल पे जो टारगेट है वो उसको कितना रखा गया है और कब तक अचीव करने की बात कही गई है, ये सारे फैक्ट आपको पता होने जरूरी हैं। अगर आपको पता है हायर एजुकेशन स्कूल का टारगेट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को जो है इससे हेल्प मिल जाए। तो एनईपी पे गाइस देखो, क्वेश्चन बनते ही हैं और ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, इसलिए एनईपी वाली क्लास आप जरूर देखें, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो गाइस, अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है एज ऑन 5 जनवरी 2025, इस डेट को इंडिया में 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। पहले 52 हुआ करती थी, फिर बाद में 54 हो गई, फिर बाद में 56 हो गई, अब इस टाइम पर 57 है। तो ये जो मैं 57 बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज 494 है एट प्रेजेंट, 2025 का बता रहा हूँ मैं, जनवरी 2025 में 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब चलो मैं एक बार आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्ट गिवन है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। तो अभी जो मैंने ओपन कर रखा है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मेंशन है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो यहाँ पर हम शो कर देंगे ऑल, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको हम देखेंगे। चलिए लास्ट में चलते हैं, आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 57 नंबर गिवन है, इसका मतलब है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आई होप ये समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो आंसर कितना है, 57। अगर पूछा जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो हम स्टेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे ऑल, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो हम चलेंगे बिल्कुल एंड में इस पेज के, और पेज के एंड पे जाने पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज सारी की सारी, यहाँ पर आप देख सकते हो ना। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, 494। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ये दोनों फैक्ट आपको पता होने जरूरी है।
देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, सो द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। 1982 में हैदराबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इग्नू भी एक इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1985 में। 1985 में इसको बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही 1982 में स्टैब्लिश हो चुकी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है? सो इसका नाम है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी, SNDT करके नाम है। फाउंडर कौन है? महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन 1916। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई, तो 1916 में स्टैब्लिश हुई टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इस यूनिवर्सिटी का? इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है चर्च गेट साउथ मुंबई, और इसका जो मेन कैंपस है वो है सांता क्रूज जुहू मुंबई में। तो ये मुंबई बेस्ड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मैं अगेन वही बोलूंगा कि देखो गाइस, एग्जाम टाइम चल रहा है, कम टाइम, इस वजह से मैं हिंदी में कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, केवल इंग्लिश में डाल रहा हूँ। तो आप सभी के लिए इससे अपॉलॉजी आप सभी से करता हूँ। और क्योंकि एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, तो 1982 में स्टैब्लिश हुई। तो अगर हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ये फैक्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, नाम याद करना पड़ेगा। तो आप फैक्ट और नाम याद कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वैसे तो जो मेरी क्लासें होती हैं, रेगुलर क्लासेस जो मैं लेता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट रखता हूँ। आप देखते ही हो कि मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट लेके चलता हूँ साथ में। लेकिन क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, मुझे स्पीड से कंटेंट बनाना पड़ रहा है, प्लस डिलीवर भी स्पीड से करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं केवल इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1791। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन क्या है इसकी? वाराणसी में। फॉर्मर नेम था इसका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। ये पहले नाम ये हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम ये कर दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्लस इसका ईयर भी आपको याद रखना है। फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए इंडिया में, तो ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर नवाब ओस्मान अली खान, द सेवंथ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, तो ये सेवंथ निजाम थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करवाया था। विद द हेल्प ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ महबूब अली खान ब्राउट द यूनिवर्सिटी इनटू एग्जिस्टेंस इन 1917 में इसको बनाया गया। इट इज द सेवंथ ओल्डेस्ट इन द कंट्री। इंडिया कंट्री में पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सेवंथ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है ये, एंड थर्ड ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया। और थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश इन हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद की पहली यूनिवर्सिटी थी ये। कौन सी यूनिवर्सिटी? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द लास्ट निजाम मीर उस्मान अली खान। तो लास्ट निजाम थे हैदराबाद की, इनके नाम पे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। और इट इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू हैव उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना, काफी पहले की बात है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में, तो ये भी आपको याद रखना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ये एज्यूम किया जाता है कि BHU इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंडिया फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन क्या है इसकी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फाउंडर कौन है इसके? पंडित मदन मोहन मालवीय। मोटो क्या है? नॉलेज इम्पार्ट्स इमोर्टैलिटी। देखो, नॉलेज से इंसान अमर हो जाता है ना, तो नॉलेज इतना इंपॉर्टेंस दी गई है नॉलेज को। सो जो ज्ञान है वो तो अमर होता ही है, जो आपको ज्ञान है वो तो अमर रहेगा। फर्स्ट मॉडर्न, या बोला जाए कि ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मॉडर्न का मतलब है कि जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद आपके एग्जाम होते हैं, फिर आपको डिग्री अवार्ड की जाती है, तो इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो अगर ये बोला जाए कि इंडिया की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, या फर्स्ट ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर एक ही है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये 1857 में स्टैब्लिश की गई थी। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नोटेबल स्टूडेंट्स कौन है इस यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत फेमस रहे, यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत फेमस हुए? रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत फेमस हुए, CV रमन एंड अमर्त्य सेन, ये तो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, है ना, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अमर्त्य सेन जी को। तो ये तो काफी फेमस नाम है हमारे इंडिया से जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अलावा वाज वन ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज जो कि उस टाइम स्टैब्लिश की गई थी, अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। उस टाइम पर 3 यूनिवर्सिटी हुई थी स्टैब्लिश, कलकत्ता,
बॉम्बे एंड मद्रास विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया। और उसी टाइम से फिर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बढ़ना चालू हो गई इंडिया में, उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद यूनिवर्सिटी बनती चलेगी। गाइस जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी आपका लास्ट सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट सेशन में पूछा गया था जून 2025 में, बता रहा हूँ मैं ये। तो गाइस देखो ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया था RAHE स्टैंड फॉर, किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। अब ऐसी AIC एक बार AICT की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, है ना, ऐसी NAAC की फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है आपसे। और इसके अलावा UGC को हटा करके अब जो HECI आ रहा है, HECI इसकी फुल फॉर्म एक बार पूछ ली गई थी कि HECI की फुल फॉर्म क्या है। जो इसके 4 वर्टिकल्स हैं उनकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, और पूछा गया था कि बताओ कौन सा वर्टिकल होगा कौन सा नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए फुल फॉर्म याद कर लीजिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी इंस्टीट्यूशंस की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। विच इज द मोस्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी मानी जाती है। सो इसके लिए द यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ये नाम है इसका। ऑल्सो रिटन एज अल कराउनीन एंड अल कराउनियन, so it is considered by the Guinness World Records as the oldest, as the first university in the world, established in 859 AD in Fez, Morocco। और मोरक्को क्या है, ये देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका, और ये फैक्ट आपको याद रखना है। मोरक्को एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका साइड में पड़ती है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से आती है। आई होप आपको समझ में आ गया। गाइस जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसी के साथ साथ आपको PYQs की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन PYQs की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए 100 मोस्ट रिपीटेड PYQs की क्लास ली थी अभी कुछ दिन पहले, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो PYQs मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो सिर्फ आपके एग्जाम जो UGC नेट एग्जाम होता है आपका उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली UGC नेट एग्जाम के PYQs हैं ये, और मैंने उसमें ईयर भी मेंशन किया कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना स्पेसिफिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप उनके कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन का किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो इस क्लास को जरूर देखें, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। गाइस देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं हायर एजुकेशन वाले यूनिट से। अगर आपने कितना भी स्टडी कर लिया हो फिर भी कुछ लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो भी इस तरह का आंसर कर पाएंगे। मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जो आप कितना भी पढ़ाई कर लो बट फिर भी आपको लॉजिकली सोच करके वहीं पर ठीक करने होते हैं। मतलब आप कैसे क्योंकि स्टडी बेस्ड या कुछ इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो गाइस जब देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो रेगुलेटर्स होते हैं वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हायर एजुकेशन में UGC रेगुलेटर है, तो UGC किस तरह की फंक्शन परफॉर्म करती है, परमिशन देती है ना डिग्री ग्रांट करने के लिए, तो बिल्कुल ये फंक्शन परफॉर्म करती है। डिसबर्समेंट भी करती है पब्लिक फंड का, मतलब जो भी ग्रांट होता है उसको डिसबर्स किया जाता है। फिर क्वालिटी बेंचमार्किंग भी देखती है कि भाई क्वालिटी मेंटेन रहे, ये सब चीजें करती है। लेकिन जो सिलेक्शन होता है टीचिंग फैकल्टीज का वो नहीं करती है, वो यूनिवर्सिटी खुद करती है अपने यहाँ पर, है ना, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुद करते हैं वो टीचिंग फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट और उसका सिलेक्शन। तो B नहीं करेगी, बाकी सारे करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ACD केवल इस वाले ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है इस तरह के क्वेश्चंस का जो है सॉल्व कर रहा है। कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, तो इंडिया में काफी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इस टाइम पर, जिसमें से सबसे पहली जो है आपकी डॉक्टर अम्बेडकर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में 1982 पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसकी बात हमने अभी ऊपर करी भी है। उसके बाद स्टैब्लिश हुई थी इग्नू उसके बाद स्टैब्लिश हुई है 1985 में स्टैब्लिश किया गया है इग्नू को। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है वो हुई आपकी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987। फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 जो कि पटना बिहार में है। वर्धमान महावीर है राजस्थान में। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र 1989। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात में 1994 में हुई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो और कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हो। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटका 1996। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997। यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1998। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी 2002।
पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी 2005, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2005, कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2005 और ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि उसके बाद स्टैब्लिश हुई होगी, इसका ईयर देख लेना एक बार। तो गाइज ये देखो ओपन यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम एग्जाम में देखने को मिला कि ये पूछा गया कि कुछ 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिए गए और अब आपको बताना है कि कौन सी ओल्डेस्ट है, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है कि बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, या ओल्डेस्ट से न्यू ओल्डेस्ट सबसे कौन सी है, उसके बाद कौन बनी, उसके बाद कौन सी बनी, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ जाता है कि बार इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में फिर आपको सारी यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेंगी, इंडिया की ऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ। तो सेंट्रल स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन सभी की जो पीडीएफ है मैं अभी आपको गो थ्रू करवा दूंगा, और इस पीडीएफ का जो ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी ऐप के अंदर, एग्जाम मेंटर ऐप है जिसको कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। नाम क्या है ऐप का नेम है एग्जाम मेंटर। आप सिंपल गूगल प्ले पे सर्च करिए, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। iOS यूजर तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप स्टैब्लिश कर सकते हो इसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। इस ऐप का जो होम पेज है, होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन करके है, वहीं पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ करके होगा, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये 2003 का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ईयर तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4 इस तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट ईयर गिवन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई, यहाँ पर नाम गिवन है, और यहाँ पे स्टेट के नेम है कि कौन सी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज, यहाँ पर जो इस पीडीएफ में डेटा है वो स्टेट वाइज है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल एंड में लेके चलता हूँ, बिल्कुल एंड में देखिए 1074 यूनिवर्सिटीज है, 1074 यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर जगह का नाम कि कौन सी स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस उनकी स्टेब्लिशमेंट ईयर। तो अब आप देखो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 1074 यूनिवर्सिटीज, आप किस किस का नाम याद रखोगे। तो ऐसे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम में जो चीजें बन रही, हमें उस चीज को ध्यान में रखकर के पढ़ाई करनी है। तो एग्जाम में जो यूनिवर्सिटीज पूछी जा रही है वो ओल्ड वाली पूछी जा रही है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, है ना, या जो काफी पहले स्टेब्लिश हुई हैं 1800 1900 वाली ईयर में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको आप याद कर सकते हो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, 1985 में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, कब स्टैब्लिश हुई, 1947 में। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1922 में। तो इनको याद कर लो, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनको याद करना है, जो अभी 2002 में, 2003 में, इनको 2020 में, इनको मत याद करो, क्योंकि ये भी रिसेंट स्टैब्लिश हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हार्डली कोई बना होगा तो बना होगा, लेकिन इतना नया क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो कि दिल्ली में है, जेएनयू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देखो लिखा हुआ है 1969 में, तो इनको याद करना है आपको। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1988 में। तो इनको याद करना है, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनके नाम याद कर लो, उनके ईयर याद कर लो कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो ये जो डेटा है ना, इतना पूरा डेटा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कम डेटा याद करोगे इतने में बात बन जाएगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है, और ये स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनको यहाँ से मत पढ़ो, इनको यहाँ से पढ़ो, इधर से, मतलब आपको इनको ऑब्जर्व करना है। और देखो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जैसे 1974 की यूनिवर्सिटी है, तो ये याद कर लो, इनका नाम देख लो कि कहाँ पर है, कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटी, स्टेट है, सेंट्रल है ना। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 1973 काफी पुराना ईयर गिवन है इन सभी के कंपैरिजन में, तो आपको इसको याद करना है यहाँ से। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, फैक्ट बेस्ड चीजें याद करनी है ना। अब देखो जैसे ये है 1973, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की चीजें याद करनी है, समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और प्लस आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो लिस्ट गिवन है ये स्टेट वाइज गिवन है। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चालू है, नीचे तक सारा उत्तर प्रदेश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 1920 में स्टैब्लिश हुई। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये पुरानी यूनिवर्सिटीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अगर इतना भी आप कर लोगे ना,
तो क्वेश्चन बनेगा तो उसका आप आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी देखिए आप यहाँ पर इस स्टेट के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज, जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आप देखिए ये क्या है, ये 1987 में स्टैब्लिश हुई है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब ये जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना का स्टेट गिवन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज गिवन है, यहाँ पर ईयर गिवन है। तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है, और इस लिस्ट को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको कंप्लीट चीजें याद नहीं करनी। नहीं तो 1074 यूनिवर्सिटीज, किस किस को याद करोगे, कैसे याद करोगे, इतना तो कोई याद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सब भूल जाएंगे ना। तो करना क्या है, आपको याद करना है यहाँ से, इस साइड से 1976, 1964, ये जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है इनको याद करना है। 1926 देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, आंध्रा यूनिवर्सिटी है ये, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, तो इसको याद करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके फैक्ट वाली चीजें भी याद आपको याद हो जाएंगी, और इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो ये आप देखो गाइस, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ, और जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, ये वाली पीडीएफ, कौन सी वाली, ये वाली पीडीएफ, ये दोनों ही पीडीएफ मैं आपको हमारी जो ऐप है उसके अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है, एग्जाम मेंटोर ऐप, इस नाम से ऐप है। और मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि ये इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको होम पेज पर, जो इस ऐप का होम पेज है, वहां पर लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, उसी पे क्लिक करना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस सेक्शन के अंदर भी आप देखेंगे वाई टी मतलब यानी कि यूट्यूब क्लासेस करके पीडीएफ होंगी, उसके अंदर मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखो अपने मोबाइल फोन में। इससे क्या होगा, आपको जितनी भी पीडीएफ ही मिलती रहेंगी अपकमिंग डेज में, प्लस उस पर मैं आपको अलर्ट भी देता रहता हूँ, कहीं कोई टीचिंग वैकेंसी निकलती तो उस टीचिंग वैकेंसीज का भी अलर्ट वहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो वैसे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर, लोकेशन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो गंधारा पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, कि ये एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पर तो बांग्लादेश पाकिस्तान और सब कुछ इंडिया का ही पार्ट था, तो उस टाइम पर इंडिया का पार्ट था। बट अब जो है एट प्रेजेंट देखा जाए तो ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ये वाली यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो राजगीर बिहार में है, ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार में है, जगदला महावीरा यूनिवर्सिटी राजशाही बांग्लादेश में चली गई है। बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, बट आज़ादी के बाद जो है अलग अलग पार्ट जब बने तब फिर ये सिस्टम हो गया इस तरीके से। वल्लभी यूनिवर्सिटी भावनगर गुजरात में है, और इसके अलावा सोमापुरा महावीरा नौगांव बांग्लादेश में चली गई, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे हम लोग इनके बारे में। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड इन तक्षशिला गंधारा। इट वाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन जाती है, अच्छे से नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन राजगीर बंगाल। इट हैड, शायद ये टाइपिंग एरर है, ये राजगीर जो है ये बिहार का हिस्सा है, बंगाल में नहीं है, तो ये बंगाल नहीं बिहार होगा। राजगीर बिहार में सिचुएटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इट हैड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो उस टाइम पर इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर हुआ करते थे, तो इस वजह से ये एंशियंट टाइम में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि नालंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी इसमें आपकी उदांतापुरी यूनिवर्सिटी। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया। इट वाज लोकेटेड इन बिहार। इट हैड ओवर 12,000 स्टूडेंट्स एंड 500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो ये भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ये भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी रही है इंडिया की। इट इज भावनगर गुजरात। इट हैड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स एंड 400 टीचर्स। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिज्म एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानी जाती है। इट वाज लोकेटेड इन ओडिशा। इट स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी, सी इन टिल 11th सेंचुरी तक की चली, फंक्शनल थी। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी जिसकी हमने बात करी दैट वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऐसा बिलीव किया जाता है। इसके जो फेमस स्टूडेंट रहे हैं, सो इंडियन हिस्ट्री वर्ड स्टूडेंट्स, some renowned people in Indian history were students of the ancient Indian university, namely चाणक्य, पाणिनि एंड चरक। तो ये जो तीन मोस्ट फेमस लोग रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, ये तीनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एक टाइम पर।
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है बिकॉज इससे रिलेटेड पहले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा इट वॉज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 मेजर ट्रेड रूट्स ऑफ एशिया and was influenced by Persian, Greek, and Scythian and Buddhist culture. Takshila University known for post graduation, the minimum admission age was 16 years. तो ये पीजी के लिए फेमस थी और इसकी मिनिमम एज जो थी यहाँ पे एडमिशन की वो 16 साल की थी। नालंदा अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये आप सभी को पता है कि इन द 5th century CE people established the ancient Nalanda University. It lasted 12th century CE. The name of the university derived from the name of nearby village called Nalanda, which means giver of lotus talks. Lotus means wisdom and knowledge of in Buddhism. तो बुद्धिज्म में लोटस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विजडम। सो मैनी चाइनीज पिलग्रिम्स सच एज फैक्शियन, जुआनजांग एंड यीजिंग, इनके नाम याद रख लो क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग जो है चाइना के कौन कौन से फेमस लोग ने यहाँ पे विजिट किया है। तो इन लोगों ने विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी में, एक टाइम ऐसा था। ये डिटेल नोट्स ऑन द यूनिवर्सिटी सिलेबस। उदंतापुरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें सो इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो इसके फैक्ट क्या है? उदंतापुरी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड ऑन अ हिल कॉल्ड हिरण्यप्रभात. इट मीन्स गोल्डन माउंटेन. It had magnificent temple and a large stupa on its summit. तो ये इसका फैक्ट है. Considering it a rival of the ancient नालंदा यूनिवर्सिटी was also a center of महायाना बुद्धिज्म. तो इसको एक तरीके से राइवल माना जाता था. मतलब कुछ लोग कहते थे कि हम उदंतापुरी में एडमिशन लेंगे, कुछ के लोग कहते थे कि हम नालंदा में लेंगे. तो कहने का मतलब है कि दोनों ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और लोगों में होड़ लगा करती थी कि हम कहाँ पढ़ने जाएं. दोनों यूनिवर्सिटी काफी अच्छी, काफी बड़े लेवल पे काम करते थे. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें सो इन एंशिएंट इंडिया दे एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. देयर वाज अनदर आउटस्टैंडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ मगध, जो कि बिहार है. विक्रमशिला एंड नालंदा comprised for the formidable pair of knowledge and education in that era. Around the end of the 8th century, King Dharampala is credited with the founding in it. तो ऐसे याद रखना कि विक्रमशिला को किसने बनाया, किसने बिल्ड करवाया था, तो ये थे किंग धर्मपाल. In contrast to other historic centers of learning, only those desires to become Buddhist monk were admitted to Vikramshila. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहते थे जनरली वही यहाँ पर एडमिशन लिया करते थे. फॉलोइंग देयर एजुकेशन दीज मॉन्क्स सेट आउट टू प्रोपगेट बुद्धिज्म इन डिस्टेंट रीजन. तो जब एक बार मॉन्क बन गए तो उसके बाद अलग अलग जगह पे जाकर के लोग अपना बुद्धिज्म की बातें बताते थे. सो कुछ फैक्ट समझ लेते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तक्षशिला कैंपस हाउस 6 डिस्टिंक्ट कॉलेज. तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेज हुआ करते थे, जिस हर कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, ईच ऑफरिंग अ यूनिक स्पेशलाइजेशन. जैसे संस्कृत ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, फिलोसफी, बुद्धिज्म, तंत्र हो गया, रिचुअलिज्म हो गया. तो इस तरह की जो चीजें थी वो तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी. तो ये फैक्ट आपको याद रखना है. अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज ऑफ तिब्बतन पिलग्रिम्स monks, द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग डिग्रीज एंड रिकॉग्निशन ओरिजिनेटेड एट विक्रमशिला. तो डिग्री अवार्ड करने का जो सिस्टम था इंडिया में वो विक्रमशिला से स्टार्ट हुआ. ठीक है, और एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. सो गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. ये शायद मे बी अगेन टेक्स्टिंग एरर हो गया हो और क्लरिकल एरर है ये. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. तो ये जो डिग्री रिकॉग्निशन जो था वो विक्रमशिला में स्टार्ट हुआ है. तक्षशिला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऊपर, तो ये हम लोग विक्रमशिला ही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. Based on their merit, they awarded the titles of महापंडित, पंडित to those who finished their education. तो ये देखो जो डिग्री का सिस्टम था कि कौन सी आपने क्या अचीव किया उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिला करती थी, अवार्ड मिला करता था. The university painted portraits of these remarkable alumni on its walls. तो जो यहाँ से अच्छे से पढ़ते थे alumni के अपने वॉल पे वो लोग रिमार्क कर देते उनके नाम वगैरह. अब गाइस देखो इस तरह का लेक्चर्स क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो आप लोगों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हर जगह शेयर करें जहां भी आप शेयर कर सकते हैं. कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. किसी अगर ग्रुप में ऐड है आप तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. प्लस अपना फीडबैक देके जाया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या आपको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ समझ में आता है. कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ. तो आपका फीडबैक जानना बहुत जरूरी था कि हम इम्प्रूव कर सकें अपकमिंग क्लासेस को. तो अपना फीडबैक दिया करो क्लासेस के एंड में, मतलब अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो. आप सभी से एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी. आपकी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, इसलिए फीडबैक आप अपना जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में.
नेक्स्ट आपके जगदला यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है गाइस, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम के पर्पज से। So in early 11th century, another significant hub of learning was the Jagadala Vihara in वरेंद्र भूमि नाउ, जो कि बांग्लादेश में अब कहा जाता है बांग्लादेश। किंग कंपाला हु रूल्ड फ्रॉम 108284 टू 1130 एडी फाउंडेड इट। तो ये किंग कंपाल का नाम आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, फाउंड किया था। सो अकॉर्डिंग टू तिब्बतन वर्क्स, ट्रांसलेटर्स एट जगदला rendered numerous sacred Sanskrit texts into Tibetan. Although the reason for the university's closure is unclear, there is evidence that suggests Jagadala may have also been target of an invasion at some point in the early 13th century. इसे यूनिवर्सिटी के खत्म होने का जो है वो अनक्लियर है कैसे यूनिवर्सिटी बंद हुई। तो अभी मतलब एविडेंस, देयर इज एविडेंस दैट, जो कि सजेस्ट करते हैं कि मे बी शायद इसको भी गिरा दिया गया हो और इसको भी बर्बाद कर दिया गया हो। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द टाउन ऑफ वल्लभी इन गुजरात। सो इट वाज आल्सो सेंटर ऑफ वैष्णविज्म एंड हैड क्लोज रिलेशनशिप विद द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके। डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वल्लभ, द सन ऑफ किंग दर्शना टू ऑफ द मैत्रिका डायनेस्टी हु फाउंडेड द यूनिवर्सिटी। तो गाइस ये अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है कि वल्लभी यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। तो ये जो नाम है ना वल्लभी यूनिवर्सिटी, वो वल्लभा के नाम से आता है, जो कि एक सन थे किनके, किंग दर्शना टू के, जो कि एक मैत्रिका डायनेस्टी थी इंडिया में, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, बनाया था। दे बिल्ड इट ऑन द साइड ऑफ द शेतरुंजी रिवर, एक नदी है। दिस रिवर वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, इट कनेक्टेड गुजरात विद अदर रीजन। तो इस जगह पर जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, आज भी गुजरात में सिचुएटेड है ये। It had over 6,000 students, 400 teachers and offered over 60 courses in various fields. अब चाइना के कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट किया था, जैसे जुआंग जांग ईजिंग विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी को। दीज पिलग्रिम्स स्पोक वेरी वेल अबाउट द सिलेबस फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपकी पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी इज अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दैट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द academic landscape. So it was one of the first university of India. Here are some key fact about the Steele University. तो guys इसको भी जो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटीज रही हैं उनमें ही गिनती की जाती है कि स्टार्टिंग की यूनिवर्सिटीज में से ही है, मतलब ये भी एक एशियन यूनिवर्सिटी है। तो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी एक्सेल इट्स कमिटमेंट इनटू एकेडमिक एक्सीलेंस, इट्स फैकल्टी comprises accomplished scholars and experts dedicated to the providing students with a top notch education. सो यहाँ पर भी काफ़ी बड़े लेवल पे स्टडी होती थी, वेल इक्विप्ड कैंपस हुआ करता था, और हैज़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड कैंपस, दे हैव गुड लैब्स एंड लाइब्रेरीज। तो इस तरह से जो है ये यूनिवर्सिटी भी जानी जाती है। हम कैसे देखो मिनिमम टाइम में तो इतना ही पढ़ाया जा सकता है, इस तरीके से कवर करवाया जा सकता था। तो अगर आप फुल कंप्लीट कंटेंट चाहते हैं एक सिंगल प्लेस पे, कैसे देखो हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जिनके हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, आप हमारे चैनल पर विजिट करके इंटरव्यूज को देख सकते हैं। गाइस देखो यूजीसी नेट एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हमने आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करवा दिया है एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस का प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइस जून 2026 एग्जाम के लिए हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवाए थे, प्लस दिसंबर एग्जाम के लिए हमने 6 मंथ वाले कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करते हैं तो उससे आपका जून वाला एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा और दिसंबर वाला एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you. Share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGCNET related update and assistant professor job related updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGCNET Mentor. Thank you.